हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 12 के लिए विषय इतिहास के लिए प्रत्यदर्श प्रश्न पत्र है, यानी मॉडल पेपर है 2023-24 के लिए। तो 2023-24 यानी आने वाली परीक्षा जो 15 फरवरी से आपकी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में इतिहास में जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को आपको अभी से आपके पास भेजा जा रहा है। तो विषय इतिहास कक्षा 12 2024 15 फरवरी से आपके पेपर हैं। जो आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को आप यहाँ देखें। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। निर्देश आप जरूर पढ़ें। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न होंगे। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो प्रश्न 4 नंबर के होंगे। प्रश्न घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके नंबर 8 नंबर के प्रत्येक प्रश्न, यानी तीनों प्रश्न 8-8 नंबर के। खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न लिखने और भरने, यानी आधा लिखने और आधा भरने का, यानी 5 प्रश्न का 5 नंबर ये निर्धारित हैं। वैसे यहाँ तो हम बता ही भी दिए हैं। तीसरा निर्देश सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं खंड का पे। खंड का पे ये खंड का है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसा कि आपको बताया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो पहले खंड का के 10 प्रश्न देखते हैं। नोट: प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 1: मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? सुरकोटड़ा को कहा जाता है, या चनहूदड़ों को कहा जाता है, या मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, या लोथल को कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? खरोष्टी भाषा में, ब्राह्मी भाषा में, ग्रीक भाषा में, या अरामाइक भाषा में? तो अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3: स्मृत ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? स्मृत ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? 4 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, या 6 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, या 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, या 10 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो स्मृत ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व, या 540 ईसा पूर्व, या ऑप्शन सी 670 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 400 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 4: महावीर का जन्म कब हुआ था?
तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसकी रचना है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी की रचना है, या फ्रांसीसी वर्नियर की रचना है, या मनुची की रचना है, या टेवनियर की रचना है? प्रश्न नंबर 5, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर किसकी रचना है? तो ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर रचना है फ्रांसीसी वर्नियर की। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक, या परांतक प्रथम को कहा जाता है, या वासव को कहा जाता है, या कबीर को कहा जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? वासव को। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्ण देव राय ने की थी। कृष्ण देव राय ने की थी। प्रश्न नंबर 7, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तो अमुक्त माल्याद वो पुस्तक का नाम है, या उस रचना का नाम वास्तव पुराण है, या उस रचना का नाम तेलुगु भाषा महाभारत है, या उस रचना का नाम चारों वेदों की संहिता है? प्रश्न नंबर 7, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी, वो पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्याद। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न नंबर 8, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस थे, वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे? तो 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, 1857 ईस्वी की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? कोलकाता से प्रारंभ हुई, या दिल्ली से प्रारंभ हुई, या ऑप्शन सी इलाहाबाद से प्रारंभ हुई, या ऑप्शन डी मेरठ से प्रारंभ हुई? तो 1857 ईस्वी की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति प्रारंभ हुई। मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई मेरठ से। तो अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या केशव चंद्र सेन, या देवेंद्रनाथ टैगोर, या स्वामी विवेकानंद? प्रश्न नंबर 10, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप दूसरे खंड पे आ जाएं। खंड नंबर खा। इसमें सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं। तो प्रत्येक प्रश्नों को सही से करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? प्रश्न नंबर 11, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भाई। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये 1872 ईस्वी में
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल बने थे कब? 1872 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। जो भी आएगा पेपर में तीनों नाम बता देता हूँ, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, पर ये संबंधित है राजनीति से, मौर्य प्रशासन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री रहते हैं और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, सूर्यास्त कानून के विषय में बताएं। तो सूर्यास्त कानून है, जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया, एक तिथि निर्धारित की जाती थी कि इस तिथि को जमींदार को इतने बजे तक इस अपनी जो कर इकट्ठा किए हैं, जो लगान इकट्ठा किए हैं, ये सूर्य डूबने से पहले आकर खजाने में जमा कर दें। नहीं जमा होगा तो किसी दूसरे को जमींदार बना दिया जाएगा। तो डेट निर्धारित रहती थी, समय निर्धारित रहता था। तो यही है सूर्यास्त कानून। तारीख, इस तारीख को सूर्य डूबने के पहले आप लगान को जमा करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जलियांवाला बाग कांड कहाँ स्थित है? ये क्यों प्रसिद्ध है? तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है? जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग कांड में गोली चलवा दिया था जनरल डायल ने, और यहाँ पे असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जनरल डायल द्वारा ये जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया। ये अमृतसर पंजाब में है। इसी में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज बंद किए गए थे। उन्हीं के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था, जिस पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दिया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया? तो भारतीय संविधान का निर्माण, जैसा कि भारत अंग्रेजों की गुलाम था, मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता हेतु भारत में संविधान निर्माण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भेजी। उन तीनों सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर विचार विमर्श किया और जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ। अगस्त में बुलाया गया शपथ के लिए और 2 सितंबर को शपथ हुई। तो भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा यानी कैबिनेट मिशन बुलाया गया। उसके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ और इसी संविधान निर्मात्री सभा जो गठित हुई, इसी के द्वारा भारत का संविधान गठित हुआ, भारत का संविधान बनाया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। खंड गा प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न खंड गा प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर 16 देखें। महाभारत कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था को समझाइए। तो महाभारत कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था को समझाइए। तो महाभारत काल में भी वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर था, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो कर्ण को शूद्र वर्ग का दिखाकर वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है।
तो महाभारत कालीन में 4 वर्ण व्यवस्था क्या जानकारी मिलती है, जिससे ब्राह्मण, जिनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त था। क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। इनमें लड़ने, शासन करने और देश की रक्षा करने का काम इन्हीं क्षत्रियों पर था। तो देश की राजनीति, देश के रक्षा का उत्तरदायित्व क्षत्रियों के ऊपर था। और वैश्य तीसरा वर्ण था, वैश्य, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उदर की पूर्ति के साथ साथ ये समाज में व्यापार एवं समाज में भरण पोषण का कार्य करते थे। और उसके लिए वैश्य वर्ग के लिए प्रमुख कार्य था कृषि, पशुपालन, व्यापार करना। चौथा वर्ण भी मिलता है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर की व्यवस्था थी। शूद्रहीन माने जाते थे। इनकी स्थिति पशुओं से भी दयनीय थे। समाज की सेवा का भार इसी वर्ग पर था। तो महाभारत कालीन में 4 वर्ण व्यवस्था थी: ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था, वैश्य वर्ण व्यवस्था और शूद्र वर्ण व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था? तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो इसमें पूर्व वैदिक काल में धर्म और धर्म से जुड़ी क्रियाएं मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्व रखती थीं। उत्तर वैदिक काल में धर्म का मूल स्वरूप तो पूर्व वैदिक काल जैसा ही था, परंतु धार्मिक कर्मकांड बहुत अधिक जटिल हो गया था। उत्तर वैदिक काल जिसने ऋग वैदिक काल का अनुसरण किया, ऋग वैदिक काल के अनुसार चला, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। उत्तर वैदिक कालीन ईश्वर, हवन और बलि सबसे महत्वपूर्ण। उत्तर वैदिक ईश्वर, इंद्र और अग्नि की महत्ता को कुछ काम कर और इनके स्थान पर प्रजापति, विधाता यानी ब्रह्मा जी आदि की पूजा की जाने लगी। रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु मानव के पालक के रक्षक माने जाते थे। यज्ञ या हवन करना लोगों के मुख्य धार्मिक कार्य होते थे। इनके प्रतिदिन के यज्ञ साधारण होते थे और ये परिवारों के बीच में ही होते थे। प्रतिदिन के यज्ञों के अतिरिक्त ये त्योहारों के दिनों में विशेष यज्ञ किया करते थे। इन अवसरों पर पशुओं की बलि भी देते थे। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का अनुसरण उत्तर वैदिक काल में हुआ है, पर उत्तर वैदिक काल जटिल काल हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, सूफीवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को संक्षिप्त में बताइए। सूफीवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को संक्षिप्त में बताएं। तो सूफीवाद है। सूफीवाद अंग्रेजी शब्द है। इसे इस्लाम में तसव्वुफ कहते हैं। सूफ का अर्थ है ऊन। सूफी संतों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र इसके घोतक हैं। सूफियों ने कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया तथा सूफी संत जहाँ भी रहने लगे उसे खानकाह कहा जाने लगा। सूफीवाद या तवस्सुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। यद्यपि सूफी संत आंतरिक पवित्रता की बात करते हैं, वहीं रूढ़वादी मुस्लिम बाहरी आचरण और धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर देते हैं। सूफियों का मानना है ईश्वर प्रेम का प्रिय है, प्रेमी का प्रिय है, मासूक का प्रिय है। भक्त अपने प्रिय ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। सूफियों का मानना है प्रेम और भक्ति ही केवल ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम है। उपवास यानी रोज़ा जिसको बोलते हैं, प्रार्थना
नमाज जिसको बोलते हैं की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। सूफी जात व्यवस्था की आलोचना करते हैं, पर कट्टरवाद जो है वो जात व्यवस्था का पक्ष लेते हैं। सूफीवाद को 12 आदेशों में विभाजित किया गया और प्रत्येक एक रहस्यवादी संत के अधीन होता है। तो सूफी जहाँ सर्व लोगों के सुख की बात करते हैं, जात में भेदभाव नहीं करते हैं, वहीं कट्टरवाद जात में भेदभाव करते हैं, केवल अपने ही धर्म को मानने में विश्वास करते हैं। और सूफी आम जनता में विश्वास करती, सभी धर्म को समान मानने में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। तो 1857 ईस्वी के संथाल विद्रोह के के कारणों की विवेचना कीजिए। तो 1857 में जैसा कि आप देख चुके हैं, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के उत्पीड़न से उनको कहीं सड़क निर्माण, कहीं उनको नील विद्रोह, कहीं उनको मंदिर प्रवेश, इस तरह के बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू मुख्य नेता के उभर कर आते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो 1857 के संथाल विद्रोह के कारणों में सिद्धू और कान्हू जब देखते हैं कि अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार कर रही, वो कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, जंगल का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं और विद्रोह करते हैं। अगला है भारतीय प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आप इस प्रकार लिखेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे विशाल एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विशाल एवं विस्तृत है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग माना जा सकता है। तो 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान विशाल एवं विस्तृत है। दूसरी हेडिंग डाल दें, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज। भारतीय संविधान संप्रभुता संपन्न है, ये किसी दूसरे देश के अधीन नहीं बल्कि अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, संप्रभु है और देश में समाजवाद को लेकर चलने वाला संविधान है। किसी धर्म विशेष को ना मानकर सभी धर्मों को मानने वाला है। हमारा संविधान लोकतांत्रिक गणराज। हमारे देश में वास्तव में हमारे ही देश में अब्राहम लिंकन की उक्ति साबित होती है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है और हमारे देश का संविधान गणराज है। हमारे देश का जो शासन प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, न कि मनोनयन किया जाता है। और आगे हेडिंग डाल दें, संसदीय प्रणाली। वैसे तो कहें तो संसद की जननी ब्रिटेन है, पर संसदीय प्रणाली वास्तव में भारत के संविधान में देखने को मिलता है। मूल अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकार हेडिंग डाल देंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए इन मूल अधिकारों का होना आवश्यक है, जो भारतीय संविधान की एक विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में सरकार की सुविधा अनुसार सरकार के जो आय और व्यय का हिसाब होता है, सरकार जिस हिसाब से उसके पास आमदनी होती है उस हिसाब से जनता की सुविधा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न देखें, स्पष्ट कीजिए कि संविधान सभा की बहसों में अनेक नेताओं ने शक्तिशाली केंद्र की मांग क्यों की।
भाई जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अनेक नेता ये चाहते थे केंद्र शक्तिशाली हो, केंद्र मजबूत हो, क्योंकि राज्यों को अगर ज़्यादा शक्तियाँ दी गई तो आए दिन लोगों के बीच संविधान में देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झगड़ा होता रहेगा, विवाद होता रहेगा। तो विवाद की स्थिति में यदि केंद्र मजबूत रहेगा तो राज्यों को सहमति स्वीकार करना पड़ेगा, राज्यों को केंद्र से सहायता पर निर्भर रहना चाहिए, केंद्र को मजबूत रहना चाहिए। हमारा संविधान अर्धसंघीय संविधान है, हमारे संविधान की आत्मा एकात्मक है, केंद्र मजबूत है। तो हम भारतीय संविधान सभा की बहसों में अनेक नेताओं ने इसीलिए शक्तिशाली केंद्र की मांग की। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये खंड घ है, खंड घ है। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर के हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध, पहले प्रश्न नंबर 22, गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो आप गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की बाल्यावस्था, गौतम बुद्ध ने कैसे संन्यास ग्रहण किया, फिर गौतम बुद्ध ने जगहों जगह पे जाकर अपने प्रवचन द्वारा, अपने भाषण द्वारा अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाए, अपनी शिक्षाओं पर कैसे लोगों को समझाया, कैसे समझाया कि लोगों के लिए मुक्ति या आवागमन का द्वार कैसे बंद हो सकता है, आवागमन से कैसे मुक्ति मिल सकती है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। यहाँ हम व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा होगा और इसलिए आप प्रश्न को यहाँ पर रख रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। आप इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे। या विजयनगर साम्राज्य के इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो जैसा विजयनगर का इतिहास, विजयनगर साम्राज्य में जो भी नेता हुए, देश के लिए काम किया, अपने वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ी, तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न की भी अच्छी से तैयारी करेंगे। फिर ये हूबहू ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न आपके 2024 के पेपर में आने वाले हैं। बहुत सोच समझकर, बहुत विद्वानों से विचार विमर्श कर इन प्रश्नों को आपके सामने रखा हूँ। इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी करें। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, मुगल काल में कृषि का विकास, कृषि तकनीक और सिंचाई व्यवस्था की विस्तृत टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में कृषि का विकास, कृषि तकनीक और सिंचाई व्यवस्था की विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो मुगल काल से संबंधित कृषि में उनके लगान क्या उनकी क्या सुविधाएं थीं, उनकी क्या तकनीक थी और उनकी सिंचाई की व्यवस्था थी क्या थी। जो मुगल शासक थे वो सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या कार्य किए, इस पर प्रकाश डालना है। अथवा 1857 के विद्रोह के कारणों का उल्लेख कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों को भी आप अच्छी तरह से तैयार करके तब पेपर में बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे। 1857 के विद्रोह का अच्छी तरह से आप तैयारी करके परीक्षा देने जाएं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 24 देखें, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या मांगें थीं। तो खिलाफत आंदोलन, जैसा कि यहाँ पे अंग्रेज सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार थी, तुर्की के खलीफा को बेइज्जत किया गया था। यहाँ पे मुस्लिम बंधु शौकत अली और लियाकत अली इसके खिलाफ थे, आंदोलन पे उतर आए थे, महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। तो आप ये प्रश्न भी अच्छी तरह से आप तैयार करके तब परीक्षा में बैठें। अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लघु उत्तरीय में इसकी विवेचना किया हूँ, पर ये दीर्घ उत्तरीय है, तो दीर्घ उत्तरीय में आपको अच्छी तरह से व्याख्या करना है। लघु उत्तरीय में
थोड़े व्याख्या से 100 शब्दों में हो सकता है, पर ये विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप 250-300 शब्दों से कम ना लिखें, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर काटने में भी संकोच करें। आप अगर 250, 300, 400 शब्द लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा, आपकी कॉपी देखकर प्रभावित होगा और आपको पूर्णांक में पूर्णांक नंबर देने का प्रयास करेगा। तो इसकी हम लघु उत्तरीय प्रश्नों में व्याख्या किए हैं, पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप अच्छी तरह से व्याख्या को पढ़ें और किताब से तैयार करें और अच्छी तरह तैयार करके तब आप परीक्षा हॉल में जाएं। फिर ये है जो बता रहा था खंड अंगा, खंड अंगा यानी 5वां खंड। ये खंड 5वां है, तो खंड 5वां है जिसके बारे में बता रहा था कि तिथियां दी रहेंगी। खंड 4 5वां है जिसके बारे में तिथियां दी रहेंगी। इन तिथियों को आप, इस तिथि को क्या हुआ है ये आपको बताना है कि किस तिथि को क्या हुआ है। तो ये टाइमलाइन के भी क्वेश्चन हैं। तो किस तिथि को क्या हुआ है, जैसे 321 ईसा पूर्व, तो 321 ईसा पूर्व को क्या हुआ है, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ है। 321 ईसा पूर्व क्या हुआ है, मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ है। पहला मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। समझिए, मौर्य साम्राज्य उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा देखें 375 ईसा पूर्व, 375 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। 375 ईसा पूर्व समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। समझिए। अब तीसरा देखें 606 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है, हर्षवर्धन शासक बनता है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है। फिर डी देखें, चौथा देखें 647 ईस्वी, तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन का राज समाप्त होता है। फिर अगला देखें ई 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो 1526, 712 देखें तो 712 में अरबों की सिंध पर विजय होती है, 712 में अरबों की सिंध पर विजय होती है, सिंध पर विजय होती है। मीर कासिम राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है और सिंध पर विजय प्राप्त करता है। फिर है 1600 में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। फिर आए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर अगला क्या है 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, जलियांवाला
बाघ कांड होता है। फिर अगला देखें, अगला है 1942 में, तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है कब? 1942 में। तो ये टाइमलाइन यानी सन दिए गए हैं, उसमें क्या हुआ ये आपको दिखाना है, इसका उत्तर देना है। फिर ये मानचित्र संबंधी कार्य हैं, मानचित्र संबंधी कार्य को देखें। मानचित्र संबंधी कार्य दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कथनों को चिन्हों द्वारा, ये बिंदी है, 0 चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उसके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 मतलब आधा अंक किसका, आधा अंक किसका, मतलब आधा अंक है भाई, आधा प्लस आधा बराबर 1 अंक, ऐसा है ये आधा प्लस आधा, यानी 1 अंक का ये प्रश्न है। अब देखते हैं, ये भारत का मैप है, मानचित्र है। यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है ये आधा नंबर है, ये आधा नंबर है। ये 1 नंबर के हैं भाई, 1 नंबर के हैं, आधा नंबर के 1 नंबर के आप मान के चलें। तो वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल स्थित है आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर। आप निशान लगाएंगे 0 करके और लिखेंगे आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समझिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला मैप वाला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारत की राजधानी स्थित है, तो भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश के बगल। तो यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे दिल्ली। दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला देखें, वह स्थान जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व, यानी ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये बिहार है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और यहाँ पे तीर का निशान बना देंगे और लिख देंगे बिहार। सासाराम, बिहार सासाराम, सासाराम, समझिए सासाराम। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला देखेंगे, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो ये यहाँ पे आप देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये देखें, ये कच्छ भुज की खाड़ी है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बम्बई। बम्बई। अगला प्रश्न देखें, अगला क्या है? वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया, तो पहला सत्याग्रह शुरू कहाँ किया? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार। मैप में चलेंगे तो मैप में देखेंगे चंपारण कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार है, बिहार के उत्तर प्रदेश नीचे बिहार है और बिहार में चंपारण। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश है, उसके पूर्व में बिहार है। बिहार में कहाँ? चंपारण
निशान लगाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे और लिख देंगे चंपारण, चंपारण बिहार। समझ गए? तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हो गया। तो ये मैप वाले प्रश्न ये जो दिए गए हैं ये भाई एक एक नंबर के हैं, ये एक एक नंबर, आधा प्लस आधा, हाफ हाफ नंबर के हैं, हाफ प्लस हाफ बराबर एक नंबर। समझिए? तो एक एक नंबर के प्रश्न हो गए, आधा लिखने का, आधा भरने का। तो इस प्रकार ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। हर रविवार को, एक रविवार को नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर जाएगा, तो दूसरे रविवार को इतिहास का मॉडल पेपर जाएगा, तीसरे रविवार को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जाएगा। क्योंकि अब पढ़ाने का समय नहीं है, आप जो आपकी परीक्षा में प्रश्न हूबहू आने हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने भेजा जा रहा है। आप अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबर ले आएँ। तो इसी के साथ हम सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।